फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड यू नो व्हाट, यूनेस्को के अनुसार इसी साल पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी और खतरनाक सुनामी बॉक्सिंग डे सुनामी फिर एक बार अपने आप को दोहराने वाली। और अभी आने वाली सुनामी इतनी बड़ी होगी कि जहां पर 2004 में आई सुनामी में 2,50,000 लोगों की जान चली गई थी, वहीं पर यह सुनामी ऑस्ट्रेलिया की आधी आबादी यानी 1 करोड़ लोगों को पलक झपकाते ही खत्म करने की शक्ति रखती है। अब मैं ऐसे ये जो बोल रहा हूं ना फ्रेंड्स, आपको समझ में नहीं आने वाला। सो जरा इसे देख। साल 2004 में जब बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी ना, तब यहां पर अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स उखड़ गए थे। पूरे का पूरा पोर्ट एलिजाबेथ तबाह हो गया था और उस पर मौजूद गाड़ियां और बोट्स तक पानी के नीचे समा गई थी। अब प्रिटी श्योर अफ्रीका की ऐसी हालत देखकर आपको ये लग रहा होगा कि सुनामी यहीं पर कहीं अफ्रीका के आसपास ही आई होगी, राइट? बट असल में ऐसा नहीं था। यह सुनामी यहां कहीं नहीं बल्कि अफ्रीका से एटलीस्ट 8,500 किलोमीटर दूर यहां पर आई थी, इंडोनेशिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, और उसका बस फटका अफ्रीका पर पड़ा। प्लस अफ्रीका में तो फिर भी सिर्फ 1.5 से 2 मीटर की ही सुनामी आई थी और सिर्फ उसमें ही इतना नुकसान हो गया। हालांकि इंडोनेशिया में इस सुनामी वेव की ऊंचाई 5 गुना ज्यादा अराउंड 10 मीटर्स थी, जो कि एक 3 मंजिले बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है। यानी कि आप यहां पर खुद ही सोच सकते हो कि वहां पर किस हद तक चीजें तहस महस हुई हो। उस सुनामी में जिंदा बचे एक 17 साल के बच्चे का तो ये कहना है कि उस बहाव की मार ही इतनी खतरनाक थी कि उसी से वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसके चारों ओर बस पानी ही पानी था और हर जगह पर लाशों का ढेर खड़ा था। दरअसल हुआ यह था कि जब मार्थोनीस अपने दोस्तों के साथ बीच पर सॉकर खेल रहा था, तब अचानक से एक बड़ा सा भूकंप आया जिसकी आवाज किसी एरोप्लेन के ब्लास्ट जितनी जोरदार थी। यह आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए मार्थोनीस अपनी गाड़ी लेकर भागने तो लगा, लेकिन इससे पहले कि वो दूर निकल पाता, एक बड़ी काली लहर तेजी से उसके पास आई और उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई। अब मार्थोनीस के अनुसार इस टक्कर का झटका इतना जोरदार था कि तुरंत ही वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो और उसकी गाड़ी ढेर सारे लाशों और मलबों के बीच में तैर गई। फिर जैसे तैसे करके मार्थोनीस बीच तक पहुंचा और मदद और खाने की उम्मीद में वहां पर भटकने लगा। यहीं से फिर पूरे 20 दिनों तक भटकने के बाद 21वें दिन उसे एक रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया। अब लकीली मार्थोनीस तो बच गया, लेकिन यूसी इस सुनामी ने इंडोनेशिया के साथ साथ 12 और देशों पर अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन इतने बड़े हादसे के पीछे कारण आखिर क्या था? एक रिपोर्ट के अनुसार पूरा इंडो पैसिफिक रीजन असल में वो रीजन है जहां पर समुद्र के नीचे द रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन पड़ता है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते रहते हैं और उससे होता यह है कि वहां पर कई सारी वोल्केनिक उथल पुथल मची रहती है। और यू नो फ्रेंड्स, व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट? ऐसा ही एक अनस्टेबल सबडक्शन जोन अभी रिसेंटली मेडिटेरेनियन सी में फिर से एक्टिवेट हुआ है, जो यूनेस्को के अनुसार 3 कॉन्टिनेंट्स, 21 कंट्रीज और उनके 40 से भी ज्यादा सिटीज को समुद्र में डुबाने वाला है। एक्चुअली ना फ्रेंड्स, यूनेस्को को इस बात का डर है कि ये सबडक्शन जोन एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले सेंचुरी से लेकर अब तक ऑलरेडी 4 बार सुनामीज आ चुके हैं और जिसका रिकॉर्ड है कि वहां पर हर 100 सालों में एटलीस्ट एक सुनामी तो आता है। इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर रहने वाले लोगों को एडवांस्ड वार्निंग मिला है और उस हिसाब से वो कुछ रिस्पॉन्ड करे इसका कोई चांस ही नहीं। इस रीजन के लैंडलॉक्ड होने की वजह से सुनामी की लहरों को किनारे तक पहुंचने में ज्यादा सिर्फ कुछ मिनट्स लगेंगे। इनफैक्ट 1902 में जब इस रीजन में लास्ट बड़ी सुनामी आई थी, तब एक तरफ रेडियो पर उस सुनामी के आने की चेतावनी जारी थी और दूसरी तरफ सभी के रेडियो रिसीवर्स ऑलरेडी तूफानी लहरों में तैरते हुए नजर आ रहे थे। और दुर्भाग्यवश यही सब फिर से एक बार होने वाला है, लेकिन इस बार रेडियो के जगह पर सबके टीवीज और हजारों लाशें होंगी। पता है क्यों? फ्रेंड्स, उसका रीजन जानने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि आप नॉलेज बेस्ड प्रेडिक्शंस करके पैसिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। डोंट वरी, लोटस 365 के साथ ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आपको बस जरूरत है तो स्पोर्ट्स के नॉलेज की, जिसे आपको यूज करके बस प्रेडिक्ट करना है कि कौन मैच जीतेगा और सही जवाब आने पर आपको मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइसेस। लोटस 365 2015 से चली आ रही इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिव गेमिंग कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला और काजल अग्रवाल। प्लस इतना ही नहीं, इस पर खेलकर आपको मिलता है मौका मल्टीपल बोनस ऑफर्स और एक्साइटिंग गिव अवेज जीतने का, जैसे कि iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S2 22 अल्ट्रा। और साथ ही में यहाँ पर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस मैचेस के लिए लाइव अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट्स मोर, इसके अलावा यहाँ पर 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हो, क्योंकि एक बिल्कुल ही ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है विद 24/7 कस्टमर सपोर्ट, जहां पर आप इंस्टेंटली अपना विनिंग अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो।
तो इंतजार किस बात का है? अभी प्रेडिक्ट करो कौन सी क्रिकेट या फुटबॉल टीम जीतेगी और प्राइजेस जीतो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। आपने रिसेंटली देखा ही होगा टर्की में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आए थे जो पिछले कुछ दशकों में हुए सभी अर्थक्वेक से ज्यादा खतरनाक थे। पर क्या आपको पता है यूनेस्को की उन रिसेंटली पब्लिश्ड 40+ एंडेंजर्ड सिटीज की लिस्ट में एक नाम टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल का भी है? जी हाँ, आप सही समझे। टर्की में आए 2 बड़े भूकंप असल में मेडिटेरेनियन सी में आने वाले अब तक के सबसे बड़े सुनामी का संकेत है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं अर्थक्वेक से ही सुनामी आती है। और लास्ट ईयर 2022 में पास ही में मौजूद इटली का एटना वोल्केनो भी 2 बार फट चुका है, जिसके फटने से निकले लावा और डिब्रीज धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट के करीब ले जा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट इस पूरे रीजन में किसी भी वक्त सुनामी आ सकती है। और वर्स्ट, आपको शायद ये पता नहीं होगा, पर साइंटिस्टों के अनुसार अर्थक्वेक के बाद जब एक सुनामी फॉर्म होती है तब वो इतनी खतरनाक तबाही नहीं मचाती जितना समुद्र के किनारे मचाती है। स्ट्रेंज, राइट? वेल, स्ट्रेंज सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन सुनामीज की शुरुआत सतह के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे कई 100 किलोमीटर की गहराइयों में होती है, जहां से एक सीरीज ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट वेव्स एक दूसरे को मोमेंटम देके फाइनल सुनामी के लार्ज वेव्स बनती है। दरअसल हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरह के अलग अलग लेयर्स होते हैं। इनमें जब अर्थक्वेक आता है तब इन लेयर्स में मौजूद पार्टिकल्स यानी पत्थर और मलबे अलग अलग दिशाओं में वाइब्रेट करने लगते हैं और उन्हीं के वजह से इन लेयर्स में वेव्स फॉर्म होने लगते हैं। इन वेव्स में सबसे पहली वेव जो फॉर्म होती है ना, वो होती है पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे से वाइब्रेट होते हैं, बिल्कुल मानो इस स्प्रिंग की तरह। इससे होता यह है कि जिन जिन जगहों पर ये पार्टिकल्स दूर जाते हैं वहां उसके ऊपर वाले लेयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं, और इसी के विपरीत जहां पर पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं वहां वो अपने ऊपर वाले लेयर के पार्टिकल्स को और ऊपर पुश करते हैं। नतीजा, इन पी वेव्स के ऊपर वाले लेयर्स में फिर एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स बनने लगते हैं, जिसके पार्टिकल्स आगे पीछे की जगह यूं ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं। यानी टू सम इट ऑल अप, अगर इन दोनों लेयर्स को देखें तो एक लेयर में पार्टिकल्स आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरे लेयर में पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, जिससे फिर आती है तीसरी वेव। दरअसल इन दोनों लेयर्स के पार्टिकल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट सबसे टॉप मोस्ट लेयर यानी कि समुद्र के तल पर दिखता है, जो आगे जाकर सुनामी कॉज करता है। कैसे? वेल, पी और एस वेव्स के इफेक्ट्स जब समुद्र के तल तक पहुंचते हैं तब वहां मौजूद तल के पार्टिकल्स पानी को ऊपर तो पुश करते हैं, जिससे पानी भी ऊपर उठता है, पर इसके बाद तल के पार्टिकल्स फिर अपने पूरे वजन के साथ पीछे की तरफ गिरते हैं और उनके ऊपर मौजूद पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ ढकेला जाता है। यानी अगेन, अगर हम इसे समराइज करें तो जमीन के नीचे पी वेव से एस वेव बनती है और फिर एस वेव ऊपर जमीन की सतह पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा करके रेली वेव्स बनाती है, और लास्टली इन रेली वेव से पानी के पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मोशन में घुमाकर एक सुनामी बनाते हैं। प्लस इन लहरों की जो सबसे खास बात होती है वो ये कि इनके बनते वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल लहरों के जैसे ही दिखती है, पर किनारों तक आते आते उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से वो एक सुनामी का रूप ले लेती है। अब इसे आप इस इमेज की मदद से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब वेव्स फॉर्म होती है पहले उनकी स्पीड और वेवलेंथ ज्यादा होती है और हाइट कम, लेकिन जैसे ही वो किनारे की ओर बढ़ती है वो नीचे जमीन से टकराती है और उनकी स्पीड अचानक से कम होने की वजह से वो स्क्वीज होकर हाइट गेन करती है। बिल्कुल किसी अचानक से स्क्वीज किए टूथपेस्ट की तरह। अब इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो? साइंटिफिकली वेव शोलिंग कहे जाने वाले इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, और इतना वॉल्यूम ऑफ पानी एक साथ गिरने से एक सुनामी कई घरों को बहा ले जाए इतनी ताकतवर हो जाती है। बट यू नो व्हाट, आज हम सुनामी का अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, पर टिली स्मिथ नाम की एक टीनेज लड़की ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के थाईलैंड के माई खाओ बीच पर करीब 100 लोगों को सुनामी से बचाया था। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, और उस वक्त एक्चुअली में हुआ कुछ ये था कि टिली स्मिथ अपने फैमिली के साथ उस बीच पर वेकेशन के लिए आई थी। तब उसने देखा कि शोरलाइन एकाएक पीछे सरक रहा है और समुंदर कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है, और बस फिर इसी के साथ उसके दिमाग में एक अलार्म बजा, क्योंकि महज 2 हफ्ते पहले उसके ज्योग्राफी क्लास में उन्हें 1946 के हवाई
हवाई आइलैंड की सुनामी का एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि छोटे छोटे वेव्स में जब पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मोशन में घूमने लगते हैं, तब उससे किनारे की शोर लाइन यू रिसीड होने लगती है। और फिर क्या था, टिली ने तुरंत इस पैटर्न को समझा और तुरंत वहां पर मौजूद कोस्ट गार्ड्स को अलर्ट कर दिया, और उन्होंने समय रहते बीच पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों को वहां से एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया। और उस दिन ये सभी लोग उस हादसे से बच गए। यानी कि आप देख सकते हो कि बस थोड़ी अलर्टनेस और सुनामी की जानकारी कईयों की जान बचा सकती है। इनफैक्ट अगर आपको भी ऐसे ही सुनामी से बचने के ट्रिक्स जानने हैं तो जरा ये थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस के कुछ गाइडलाइंस बताने वाला हूँ। सो रेड क्रॉस कहता है किसी भी सुनामी के वार्निंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक सुनामी वॉच, जिसका मतलब होता है कि सुनामी जैसे कंडीशंस बने हैं पर सुनामी अभी तक वेरीफाइड नहीं है, और दूसरा सुनामी वार्निंग, जिसका मतलब होता है कि सुनामी बन चुकी है और आपके एरिया में आने वाली है। तो जब भी आपको सुनामी वार्निंग मिले तब आपको बिना किसी देरी किए बेसिकली बस 15 मिनट के अंदर अंदर सबसे पहले तो किनारे से 3 किलोमीटर दूर जाना है और समुद्र से 100 फीट की ऊंचाई वाली जगह पर आइडियली जाना है। अब एक चीज का ध्यान रहे कि ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि आप किनारे के पास किसी बिल्डिंग के टेरेस पर चले जाओ। बेशक वो स्ट्रक्चर्स ऊंचे होते हैं पर उन स्ट्रक्चर्स में सुनामी से खतरे होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। डोंट फॉरगेट, सुनामी में कभी भी सिर्फ एक लहर नहीं आती कि वो चली गई और सब बच गए। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि सुनामी कई घंटों तक चल सकता है, और इसीलिए जब तक आपको सेफ्टी ब्रॉडकास्ट ना मिले तब तक नेचुरल हाई ग्राउंड्स में ही रहना सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। सो बस इन गाइडलाइंस को फॉलो करो और एटलीस्ट सुनामी से तो अपनी जान बचाओ, क्योंकि 2025 में जो डिस्ट्रक्शन इवेंट होने वाला है उससे आपको यहां दिए हुए गाइडलाइंस भी नहीं बचा पाएंगे। और ऐसा क्यों? वेल, उससे साइंटिस्ट खुद भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है 2025 में सूरज को लेकर भी एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इवेंट हो सकता है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, इसे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।